हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 14। सेट नंबर 13 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। सेपरेट प्लेलिस्ट है इस सीरीज के लिए 5000 MCQ नाम से, तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु किसका उदाहरण है? जो मिश्र धातु होते हैं, जो आपके ये अलॉय होते हैं, ये होते हैं ठोस विलयन। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु जो है ये समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और क्योंकि मिश्र धातु समांगी मिश्रण है तो ये भी विलयन है, लेकिन ये ठोस होते हैं तो इसे हम लोग ठोस विलयन बोलते हैं। मिश्र धातु को ठोस विलयन बोलते हैं। जैसे वायु भी समांगी मिश्रण है और समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं, तो वायु अपने आप में गैसीय विलयन है, और अगर सिंपली विलयन है मतलब वो द्रव्य विलयन है। कोलॉइड विलयन विसमांगी मिश्रण है। कोलॉइड विलयन जो है ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सोल, एरोसोल, ठोस सोल, इमल्शन, ये सारे। दूध और फेस क्रीम जो है ये अपने आप में कोलॉइड विलयन है, विसमांगी मिश्रण है। और कौन सा टाइप है कोलॉइड का? इमल्शन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो दूध और फेस क्रीम है ये इमल्शन का एग्जाम्पल है। पायस बोलते हैं हिंदी में। और दूध, कोहड़ा, कुहासा, फेस क्रीम, इसमें जो कोहड़ा और कुहासा है ये एरोसोल है, जो कि अपने आप में एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइड विलयन है। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट पतंगे, बिच्छू, तिलचट्टा इत्यादि ये सारे आते हैं। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह या फिर संघ कौन है? मोलस्का है। इसी में आपके घोंगा आते हैं, ऑक्टोपस, ये सारे आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, अच्छे से याद रखिएगा, जो इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं वो सारे के सारे होते हैं समुद्री। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इकाइनो का मतलब होता है कांटा, डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, त्वचा के अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है त्वचा पर कांटा। तो इनके त्वचा पर कांटे होते हैं। तारा मछली, तारा अर्चिन, समुद्री खीरा, ये सारे इनके सदस्य हैं। केचुआ, नेरिस, जोग, ये सारे जो है जोंक, ये सारे जो है एनिलिडा संघ के जीव हैं। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है। रेडियोधर्मी तत्वों को एक्टिनॉइड श्रेणी में रखा गया है। लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है 57 है, एक्टिनियम का 89 है। ये दोनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। एक्टिनाइड श्रेणी आवर्त 7 और समूह 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके सभी तत्व रेडियोधर्मी धातु हैं। परमाणु संख्या 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व हैं ये आते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में। ये जो 90 है ये याद रखिएगा, ये थोडियम का एटॉमिक नंबर है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो मनुष्यों के बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। क्योंकि ये बालिका है तो इनका जो संयोजन होगा ये 44 + XX होगा। ये 44 जो है अलैंगिक गुणसूत्र है और ये XX लैंगिक गुणसूत्र है। अगर मान लो यहीं पर लड़का होता तो ये कॉम्बिनेशन बनता 44 + XY। ये अलैंगिक गुणसूत्र और ये दोनों लैंगिक गुणसूत्र। क्योंकि ये बालिका है, लड़की है, तो 44 + XX हमारा आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल्स। तो क्षारीय धातु को समूह 1 में रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को हम लोग समूह 2 में रखते हैं। और हैलोजन तत्व समूह 17 के तत्व हैं। और अक्रिय तत्व या फिर नोबल तत्व, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, ये समूह 18 में आते हैं। क्षारीय धातु के बारे में पूछा था तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु समूह संख्या 1 में आते हैं। ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातुएं कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा। देखिए, क्षारीय धातु को हम लोग अल्कली धातु बोलते हैं। ये समूह 1 के धातु होते हैं, यहाँ दूसरे समूह में लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर ये तो सही नहीं है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये सही है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, ये सही है। तो बी और सी सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ए है ये गलत है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का ये निर्माण करता है।
ये कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का रसोई घर बोलते हैं और नाभिक को हम लोग कोशिका का दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ये कौन से वैज्ञानिक थे? जोसेफ प्राउस्ट। जो शब्द है तत्व, ये दिया था रॉबर्ट बोयल ने 1661 में। तत्व शब्द की परिभाषा लेवोजियर ने दिया था पहली बार। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है ये लेवोजियर ने दिया है और ये दोनों मिलकर ही कहलाते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। हमसे स्थिर अनुपात का नियम पूछा था, इसी को निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। रॉबर्ट बोयल ने तत्व शब्द को दिया था। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2+ और फॉस्फेट आयन होता है PO4 3-। तो अगर आपको आयनिक फॉर्म में याद है ऐसे आयन्स तो फॉर्मूला आप आसानी से लिख लोगे। यहाँ पर कैल्शियम लिखना है, यहाँ पर फॉस्फेट लिखना है। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है तो यहाँ से प्लस हटा करके केवल 2 लिखना है। यहाँ पर 3- है तो माइनस हटा करके, यानी जो साइन है उसको हटा देना है। यहाँ से क्या करना है? ऐसे क्रॉस करना है तो यहाँ पर Ca3 हो जाएगा और ये Pa4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये जो 2 है ये 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे दांत है, जो हमारे ये हड्डी है, ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? हमारे बॉडी में जो उत्तक है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं, विभज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तक की कोशिकाओं का जब विभेदीकरण हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन हो जाता है, तब वो अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। अब जो अस्थायी उत्तक है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनता है। ये अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो आपके ये जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जाइलम है और फ्लोएम है, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं संवहन उत्तक। ये दोनों संवहन उत्तक है और दोनों मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल। हमसे पूछा है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो आंसर हमारा जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो है ये जटिल अस्थायी उत्तक है, ये तीनों जो है सरल अस्थायी उत्तक है। इन दोनों की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, इसकी कोशिकाएं जो है मृत होती है। और इन दोनों के केस में कुछ कोशिकाएं जीवित होती है, कुछ कोशिकाएं मृत होती है। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो जब बस अचानक से चल पड़ती है तो बस में जो यात्री जो खड़े होते हैं वो ऐसे पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबल गैसों को रखा गया है? नोबल गैस बोल दे, अक्रिय गैस बोल दे, उत्कृष्ट गैस बोल दे। समूह संख्या 18 कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैस है। ऑर्गेनाइजेशन को मैंने छोड़ दिया है। समूह संख्या 18 डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। इनमें से कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है? ऑक्सिन तने के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो हमारा आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। जिबरलिन बीज अंकुरन को प्रेरित करता है, बीज को अंकुरित करवाता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है। गन्ने की लंबाई को बढ़ाता है जिबरलिन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। Ag+Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? देखो आयनिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है तब तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर आपको सिल्वर लिखना है, यहाँ पर क्लोरीन, इसके ऊपर +1 चार्ज है तो प्लस हटा करके 1 लिखना है, इसके ऊपर -1 चार्ज है तो माइनस हटा करके 1 लिखना है, क्रॉस करना है तो सिंपली Ag1Cl1, तो हम 1 लिखते नहीं हैं तो सिंपली AgCl लिखेंगे। सिल्वर क्लोराइड
और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, डी आंसर। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताएं। लंबवत फेंकी गई मतलब ऐसे गेंद ऊपर जाती है और फिर इसी रास्ते से जो है ज़मीन पर लौट आती है। तो जहाँ से फेंकी गई गेंद वहीं पर ये लौट आई, तो विस्थापन 0, विस्थापन 0। समय हमारा 10 सेकंड है। गेंद को हमने ऊपर की ओर फेंका है, तो ऊपर की ओर अगर फेंका जाए तो ए बराबर आपको -g लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा -g, जो कि हमें लेना है -10, जो कि g के स्थान पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब s = ut प्लस हाफ at²। यहाँ जो s है ये विस्थापन है, तो ये 0 हो जाएगा। u हमें चाहिए, t का मान 10 है, a का मान 10 है, फिर t का मान 10 है, तो 10 गुने में 10 हो जाएगा। यहाँ से u गुने में 10 हो जाएगा और बराबर 2 से ये ख़त्म 5 बार में, तो ये 500 हो जाएगा। u बराबर 500/10 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस गेंद को फेंका गया था लंबवत। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जब हम जाते हैं बाएं से दाएं, तो जो साइज है ये छोटा होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यही परमाणु का जो आकार है ये बड़ा होता है। अब देखो ये सारे जो तत्व हैं, ये है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है फास्फोरस और उसके बाद है सल्फर। ये 4 तत्व आपको दिए गए हैं विकल्प में। तो आप ऐसे चलोगे तो साइज छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा है कौन सा है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ए हमारा आंसर। पत्थर पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन से थे? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन गैस नहीं थी। फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, साइनोबैक्टीरिया आया। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वेस्ट के रूप में बनता है, तो साइनोबैक्टीरिया हमारा आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये जीवाणु होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये जीवाणु और ये जो साइनोबैक्टीरिया जो अपने आप में एक जीवाणु ही है, इसी को हम लोग नीलहरित शैवाल बोलते हैं। ये दोनों ही आते हैं किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें जो मोनेरा जगत है उसमें आते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके पादप जगत में आते हैं। जो शैवाल है ये आपके कुछ प्रोटिस्टा में भी आते हैं और कुछ पादप जगत में भी आते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं पादप जगत का। आंसर हमारा बी हो जाएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। कली चूना, कली चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। इसे हम लोग सिंपली चूना भी बोल देते हैं। अगर कहीं पर सिंपली चूना लिखा हुआ है तो भी मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। इसी को हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, अनबुझा चूना बोलते हैं। इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, या फिर सिंपली लाइम बोल दें तो भी आपको यही समझना है, कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइम इंग्लिश में। इसी को हम लोग लाइम वाटर भी बोल देते हैं। अगर ये एक्वस है लाइम वाटर बोल देते हैं। इसी को हम लोग भकड़ा चूना बोल देते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, चूना पानी बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्लैक्ट चूना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं, इसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, चौक यानी कि खड़िया बोलते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? आप स्थान बदल दो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये नहीं बदलता, तो ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहे और कार्बन का जो मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है, इसे हम लोग ये स्टील बोलते हैं। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मेंडल साहब ने मटर के प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने ये 7 लक्षण का चुनाव किया था। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग और पुष्प का रंग। ये आपको याद रखना होगा कि प्रभावी लक्षण कौन है, अप्रभावी लक्षण कौन है, ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर गोल फली लिखा हुआ है।
फली की आकृति देखो फूली हुई है, सिकुड़ी हुई है ना, या तो फूली हुई या फिर सिकुड़ी हुई, गोल फली नहीं है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, गोल नहीं है। झुड़ीदार बीज आपको मिल जाएगा बीज में, बीज की आकृति में। गोल बीज भी आपको मिल जाएगा बीज की आकृति में। हरी फली, अगर हम फली के रंग की बात करें तो देखो यहाँ पर हरा है और पीला है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, इस प्रकार से। तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन जो है ताप में परिवर्तन करके किया जा सकता है और दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। आंसर हमारा यहाँ पर तापमान हो जाएगा। जैसे जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, रसोई गैस है, घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये गैस है, लेकिन सिलेंडर में जब ये गैस होती है तो ये द्रव के रूप में होती है, द्रव के रूप में। नाम में है ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस गैस को जो है, इस पेट्रोलियम गैस को जो है लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरा गया होता है। जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन जो है लिक्विड के फॉर्म में ही होता है। तो लिक्विड के फॉर्म में ये गैस कैसे आती है, इस गैस को जो है तापमान कम करके ठंडा किया जाता है और दाब बढ़ा करके इनके जो कण होते हैं इनको पास लाया जाता है। तो ये काम किया जाता है किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो ठीक उल्टा कर देंगे, तापमान बढ़ा देंगे, दाब कम कर देंगे। मान लीजिए एयर है, इस एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसे ठंडा करना होगा और दबाव बढ़ाना होगा। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब देखो लड़का जो है बक्से को ऊपर की ओर उठा रहा है, पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन लड़का उसको ऊपर की ओर उठा रहा है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में वो कुछ काम करेगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध m द्रव्यमान को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य mgh के बराबर होता है। mg को हम लोग भार बोलते हैं, तो यहाँ पर भार गुने ऊंचाई भी बोल सकते हो आप। हमें देखो यहाँ पर भार जो है डायरेक्ट दिया गया है 120 न्यूटन, यानी कि w डायरेक्ट दिया गया है, और ऊंचाई जो है 2 मीटर है। सब SI मात्रक में डालना है तो हमारा आंसर SI मात्रक में जूल में आएगा, 240 जूल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मनुष्य के लिए श्रव्य की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, श्रव्य के आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, यानी सुनने के लिए जो ध्वनि की आवृत्ति की रेंज होती है वो कितनी होती है मनुष्य के लिए। देखिए अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तो मनुष्य उसे सुन सकता है, इसे हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। मनुष्य इसे सुन सकता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि है तो मनुष्य इसे नहीं सुन पाएगा। इस ध्वनि को हम लोग पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ये सोनिक साउंड है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड है। डॉल्फिन, चमगादड़, पर्पॉइज, ये सारे जो है ये पराश्रव्य ध्वनि को निकालते हैं। अब श्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होगी इसे हम लोग अवश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। मनुष्य इसे भी नहीं सुन पाता, मनुष्य केवल इस रेंज को सुन पाता है। तो राइनोसिरस है, वेल है, हाथी है, ये सारे उत्पन्न करते हैं आपके अवश्रव्य ध्वनि। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं और जो कुत्ते होते हैं ये 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। ये 25 किलो हर्ट्ज यानी कि प्रश्रव्य ध्वनि है। तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके कान देखो प्रश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं और कुत्ते भी सुन लेते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, अब देखो सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम आयन आपको पता होना चाहिए Na+ होता है। कार्बोनेट आयन आपको पता होना चाहिए CO3 2- होता है। अब लिख दो फॉर्मूला NaCO3 प्लस हटा करके यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस हटा करके 2 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे तो Na2CO3 1 हम लिखते नहीं हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो रासायनिक सूत्र है हम लोग कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक करो आप, मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब पर सर्च मारो केमिकल फार्मूला, साथ में चैनल का नाम जोड़ देना स्टडी ट्यूब एजुकेशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 14। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 15 में। थैंक यू सो मच।